हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी। आई एम अमित कुमार समी। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के अभ्यास 4 के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है, ये हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और आज हम बात करेंगे इसके परिचय के बारे में, ताकि जब हम ये पूरा अभ्यास करें, ठीक है, तो बीच में कोई भी परेशानी आपको ना हो, जो भी चीजें आए, ठीक है, उसके बारे में आपको पहले से ही थोड़ा थोड़ा पता हो। ठीक है, इतना कठिन ना लगे, इसलिए हम थोड़ी सी बात इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा। तो सबसे पहली बात है कि ज्यामितीय क्या होता है। ठीक है, तो ज्यामिति, ठीक है, ज्योमेट्री आपने शब्द सुना होगा, ठीक है, ज्योमेट्री, तो उसी से आया है। तो ज्यामिति क्या होती है? ज्यामिति, ठीक है, क्या? ज्यामिति, या इसको रेखा गणित भी बोलते हैं। तो ज्यामिति या रेखा गणित, ठीक है, गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसमें हम बिंदु, ठीक है, बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, ठीक है, समतलों, ठीक है, समतल, प्लेन, ठीक है, आदि का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। रेखा गणित में आपको, ठीक है, रेखाओं के बारे में बताएंगे, समतल जो होता है, ठीक है, उस पर कैसे चीजें की जाती है वो चीज बताई जाएगी। ठीक है, इन सब चीजों का अध्ययन इस पे किया जाता है। इसी के द्वारा, ठीक है, रेखा गणित के द्वारा ही, ठीक है, विभिन्न वस्तुओं के आकार, ठीक है, शेप, ठीक है, आकृति, साइज, ठीक है, आकार, साइज, आकृति, शेप, ठीक है, और आयामों, ठीक है, डायमेंशन, मतलब कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, इन सब के बारे में भी, उसी के बारे में, ठीक है, इसी में अध्ययन किया जाता है और इसी के बारे में बताया जाता है। तो ये शब्द आया कहां से है बेटा? देखो, जो ज्यामिति है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ज्या और एक मिति। ठीक है, ज्या का मतलब होता है भूमि और मिति का मतलब होता है मापन। इसी तरीके से अंग्रेजी में जैसे ज्योमेट्री है, ये बना है जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, भूमि, ठीक है, और मैट्री मतलब मैट्रन शब्द से बिना है, मिला है, यह है मेजरमेंट मतलब मापन। ये ग्रीक शब्द है बेटा। इसका मतलब देखो, सबसे पहले बहुत पुराने समय में सबसे पहले इसका जो इस्तेमाल किया गया था वो भूमि को मापने के लिए किया गया था। ठीक है, सबसे पहले इसके द्वारा, ठीक है, भूमि को मापना शुरू किया गया था। क्यों? क्योंकि जब उसमें खेती की जाने लगी या फिर उसको खरीद फरोख्त की जाने लगी, उसको बेचा जाने लगा, खरीदा जाने लगा, तो उसके लिए या फिर और बनाया जाने लगा कुछ, ठीक है, तो वहां पर भूमि को मापने की आवश्यकता पड़ी और तभी से उसका नाम रेखा गणित या ज्योमेट्री पड़ गया। ठीक है, तभी से हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्यामिति आपको समझ में आ गया। देखो, आधारभूत मतलब, ठीक है, बेसिक चीजें जो हमें जो हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आधारभूत जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो अभी अब 6ठी क्लास में हो तो अभी शुरू हुई है, तो वो चीजें अवधारणा है, ठीक है, आइडियाज, नई नई चीजें क्या है, ठीक है, उन सब के बारे में हम इस अभ्यास में चर्चा करेंगे। तो अब इस चैप्टर को हम शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब देखो बेटा, अब चलते हैं इस अभ्यास की तरफ। ठीक है, इस अभ्यास में जब चलेंगे तो सबसे पहले आएगा बिंदु। ठीक है, जब भी आपके पास बिंदु शब्द आए, ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए कि एक इस तरह का बिंदु लगाना है। ठीक, अब बिंदु के क्या क्या कहां कहां लगाया जाता है, कैसे कैसे लगाया जाता है, वो मैं आगे बताता चलूंगा। तो बिंदु क्या है? ये बिंदु है। ठीक है, एक सिंपल डॉट लगाना है। अब देखो, अब दूसरा आता है कि रेखाखंड, किरण और रेखा में क्या अंतर है। 3 चीज आएंगी, रेखाखंड, किरण और रेखा में। देखो बेटा, मान लो एक रेखा है, इधर देखना, ठीक है, एक ऐसी रेखा है, दिख रही है, तो इसमें से कोई कहीं से भी यहां से यहां तक का हमने हिस्सा काट लिया या फिर चुन लिया। ठीक है, तो यहां पर भी एक पॉइंट है, बिंदु है, और एक यहां पर भी बिंदु है, मतलब ना ही तो ये इससे आगे बढ़ेगी ना ही इधर से आगे बढ़ेगी। तो ये अगर हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर, क्या ले लिया बेटा?
3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर ही होगा। मतलब अगर जब हम कपड़ा लेने जाते हैं तो हम पूछते हैं भाई, वो पूछता कितनी लंबाई चाहिए, 3 सेंटीमीटर चाहिए या फिर 2.25 सेंटीमीटर चाहिए, तो जितनी होगी उतनी ही देगा। ठीक है। तो जो रेखा खंड होता है वो एक रेखा का हिस्सा होता है। ठीक है। और इसके 2 बिंदु होते हैं, बिंदु ए और बिंदु बी, दोनों तरफ। देखो यहां पर बिंदु क्या कर रहा है, देखो यहां से शुरुआत हुई है। ठीक है। मतलब बिंदु का मतलब है इससे पहले ये आगे आगे बढ़ नहीं सकता। ठीक है। यहां पर हमने बिंदु लगा दिया है। ठीक है। अंतिम पॉइंट, अंतिम, ठीक है, ये क्या है, अंतिम बिंदु है। ठीक है। मतलब अंतिम पॉइंट, यहां से आगे नहीं बढ़ेगा। समझ लो। इसी तरीके से यहां पर भी रोक दिया हमने, यहां पर भी गेट लगा दिया, यहां पर भी गेट लगा दिया। ठीक है। ना ही तो इधर बढ़ेगा ना ही इधर बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, रेखा खंड हो गया। ठीक है। किसी रेखा का एक पूरा एक थान होता है ना कपड़े का, उसमें से थोड़ा सा काट लो। ठीक है। तो ये क्या है, वो रेखा खंड है, उसका हिस्सा है। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि रेखा खंड की लंबाई सीमित होती है। मैंने बताया जैसे अगर आपको कोई रेखा दी जाएगी, ठीक है, रेखा खंड दिया जाएगा तो बोला जाएगा आपको रेखा खंड कि ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, आपको बताया जाएगा कि एक रेखा खंड 5 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है। एक रेखा खंड 5 सेंटीमीटर लंबी सीमित होती है, तो इसलिए इसे मापा जा सकता है। ठीक है। इसलिए इसे माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। अब किरण क्या होती है, किरण देखो बेटा दूसरे तरीके से समझाऊंगा। मान लो यहां पर, ठीक है, यहां पर मान लो एक आपने टॉर्च ली, क्या ली, टॉर्च, और यहां से रोशनी जा रही है। क्या जा रही है, रोशनी। तो यहां से शुरू होगी ना रोशनी, भाई पीछे को थोड़ी छोड़ी रोशनी। जो आप अंधेरे में टॉर्च लेके जाते हो तो क्या पीछे को थोड़ी लाइट दिखाता है, वो आगे को दिखाता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ एक अंतिम बिंदु है और आगे की तरफ रोशनी जा रही है। मतलब ये आगे की तरफ लंबाई जा रही है। अब वो कितना आगे जा रहा है ये कोई नहीं कह सकता, इसको हम नहीं माप सकते। ठीक है। एक अंतिम बिंदु तो है, मतलब इससे इधर नहीं जाएगी ये, लेकिन आगे कितना भी जा सकती है। इसलिए यहां पर एक जैसे इस तरीके का निशान, तीर का निशान हम बना देते हैं कि आगे ये कितना भी बढ़ सकता है। ठीक है। तो क्या लिखा है, तो किरण में केवल एक अंतिम बिंदु होता है। ठीक है। एक अंतिम बिंदु होता है, इसलिए इसकी लंबाई को मापा नहीं जा सकता। ठीक है। हमसे कोई नहीं पूछेगा कि एक किरण की लंबाई बताओ, कभी नहीं पूछा जा सकता कि एक किरण की लंबाई कितनी होती है। ठीक। अगला अगला आता है रेखा। देखो मैं ऐसे भी लिख सकता था, रेखा, रेखाखंड, किरण, लेकिन यहां पर क्या है, मैंने बता दिया कि देखो यहां पर दोनों तरफ बिंदु है, यहां पर एक बिंदु और यहां पर एक भी बिंदु नहीं है। इस तरीके से लगाया मैंने। ठीक है। अब देखो रेखा में क्या होता है, दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं, उधर को भी बढ़ सकती है और इधर को भी बढ़ सकती है। तो देखो इसमें क्या लिखा गया है कि रेखा में कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, इसलिए इसे भी मापा नहीं जा सकता। ठीक है। आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि इस रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है। इस रेखा खंड की लंबाई कितनी है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। इस रेखा की लंबाई कितनी है ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। और अगर कुछ लोग पूछते हैं तो वो उनको इतना ध्यान नहीं है कि भाई क्या बोल रहे हैं, लेकिन असलियत में जो वास्तविकता है वो यह है कि रेखा की लंबाई हम नहीं माप सकते। ठीक है बेटा। चलो अब चलते हैं आगे, चले चलो। अब देखो बेटा अगला पॉइंट है प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, और समानांतर रेखाएं। 2 तरह की रेखाएं। ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, वे रेखाएं जो किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, मतलब काटती हैं या आपस में मिल जाती हैं, तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। मान लो, ठीक है, मान लो हमारे पास 2 रेखाएं, क्या 2 रेखाएं हैं बेटा। मान लिया हमने एक तो ये कौन सी रेखा है, एल, ये क्या है एल, और ये है
एम। क्या है बेटा ये? अब ये रेखाएं हैं, ठीक है, और ये यहां पर एक दूसरे से या तो कह सकते हो कि प्रतिच्छेद कर रही है या मिल रही है आपस में, ठीक है। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहा जाता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है, ठीक है, प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है, ये बिंदु, ठीक है, जहां पर ये दोनों मिल रही हैं। समझ रहे हो बेटा? जहां पर ये दोनों मिल रही है इसको प्रतिच्छेदन बिंदु बोला जाता है। और ये क्या है? प्रतिच्छेदित रेखाएं जो कभी ना कभी आगे जाके कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से मिल जाए या काट दे, ठीक है, तो उन रेखाओं को बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी तरफ जहां पर वे रेखाएं जो कभी भी आपस में ना तो मिलती है ना काटती है, मतलब वही ये मिल रही है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब दो रेखाएं हैं, मान लो एक तो ये L है, ये जा रही है, ये M है, ये भी जा रहा है। तो एक बात ध्यान रखना बेटा कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये यहां से लेके यहां तक की कभी भी माप लो, ये हमेशा समान रहेगी। क्या रहेगी? बराबर रहेगी। अगर यहां से यहां तक के बीच की दूरी अगर 3 से बाई चांस 10 सेंटीमीटर है तो यहां भी ये बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर भी होगी और यहां भी। अगर 0.1% क्या, ठीक है, 0.1% भी अगर बदली तो वे कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाएंगी। तो वे दोनों रेखाएं कभी भी समांतर रेखाएं नहीं होंगी। ये आगे जाके कहीं भी ना मिले, क्योंकि देखो इनकी लंबाई तो हम माप नहीं सकते क्योंकि ये रेखाएं रेखाखंड तो है नहीं। तो ये आगे जाके कहीं भी ना मिले, ऐसी रेखाओं को बोला जाता है समानांतर रेखा, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? यह है प्रतिच्छेदी रेखा, यह है समानांतर रेखा। इनको नोट कर लो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। चलें? चलो चलते। अब देखो बेटा, अगला है वक्र, ठीक है। क्या है? वक्र। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कर्व, ठीक है। अब वक्र क्या होता है? आपने कोई भी, ठीक है, यहां से उठाया और ये ऐसे खींच के और यहां पर बंद कर दिया, ये भी एक वक्र है, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में मतलब कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ठीक है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है वो सब वक्र है। लेकिन गणित में क्या होता है कि इसमें जब ये मुड़ाव होगा, ठीक, घुमाव जो होगा ये किसी न किसी कारण से होता है, लेकिन है सब वक्र, ठीक है। ये ठीक है, ये सब क्या है? वक्र। अब यहां पर मैंने आपको दो ही बनाए हैं। अब दो बनाने के पीछे भी कारण है, देखो आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे मान लो, ठीक है। एक ऐसे मान लो, ठीक है, ये सब क्या है? ये वक्र है। और एक यहां पर है, ठीक है, ये सब वक्र हैं। अब इसमें देखो ये भी दो प्रकार के होते हैं। क्या? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है देखो खुला वक्र। क्या है ये? खुला वक्र बेटा। देखो यहां से शुरू हुआ ये और यहां पर बंद हुआ, लेकिन आपस में मिला नहीं है। क्या? ये आपस में मिला नहीं है, तो ये है खुला वक्र। और देखो यहां पर ये बिल्कुल बंद हो गया, तो ये हो गया बंद वक्र, ठीक है। क्या है? बंद वक्र, बस, ठीक है। अभी आपकी क्लास में इतना ही है कि इसमें सिर्फ आप ये जान लो कि ये खुला वक्र है और ये बंद वक्र है। वक्र कैसे भी, ये सारी जितनी भी आकृतियां हैं ये सब वक्र में ही आएंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे चले, चल। अब देखो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है बहुभुज, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीगन, ठीक है। तो ये क्या है? पॉलीगन क्या है कि यह एक समतल, ठीक है, सतह पर बनी ज्यामितीय आकृति का सामान्य नाम। मतलब समतल सतह मतलब ये जिसमें लंबाई हो, ठीक है, लंबाई हो चौड़ाई हो, ठीक है, लंबाई हो चौड़ाई हो, मगर ऊंचाई ना हो, क्योंकि ये बाहर तो दिखाएगा नहीं, तो समतल सतह पर ही बना सकते हैं।
तो जिन आकृतियों को हम बोर्ड पर, कॉपी पर, इन सब जगह पर बना सकते हैं, ठीक है, वो सारी आकृति कौन सी होती है, ठीक है, समतल आकृति पर बना सकते हैं, ठीक है, इसका सामान्य नाम है। और ये आकृति बंद होती है। तो देखो बेटा, आपको पता है कोई भी बंद आकृति बनाने के लिए इसमें क्या क्या चीज चाहिए पॉलीगन, बहुभुज बनाने के लिए? पहली बात, ठीक है, भुजाएं, ठीक है, बहुभुज है ना, बहुभुज, बहुत सारी भुजाएं हैं, ठीक है। दूसरा, शीर्ष होने चाहिए, शीर्ष होते हैं, ठीक है। आम बोलचाल में बोलो कोने जो होते हैं, कोने, ठीक है। तीसरा, कोण, ठीक है। सामान्यतः ये चीजें तो जरूर होती ही होती है। अब देखो, कोई भी आप बना लो, पहले शुरुआत से करते हैं। देखो, त्रिभुज, तीन भुजा वाला है, देखो। अब इसमें क्या है, ए बी सी, तो इसमें भुजा क्या हुआ, ए बी, बी सी और ए सी, भुजा हो गया। और ये त्रिभुज, तीन भुजा है और कोण भी है बेटा। अब देखो, उससे अगला, चतुर्भुज, चार भुजा है, ए बी सी, ठीक है। चार शीर्ष हो गए, चार कोने हो गए, ठीक है, चार भुजा हो गई और चार ही कोण हो गए, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, पंचभुज, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ठीक है, चार भुजा और पांच भुजा, पंचभुज, ठीक है। ऐसे ही एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा और छह भुजा, ठीक है। इस तरीके से जितनी भी आकृति होंगी ये सब क्या है, ये बहुभुज है, पॉलीगन्स है। क्या है ये, पॉलीगन्स। देखो, भुजा भी है, कोण भी है और शीर्ष भी है, किनारे भी तो है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। और देखो, ये प्लेन सरफेस पे, समतल इस पे बनाए जा सकते हैं। देखो, अब इसमें ऐसा मत कहना कि सर अब ये भी तो हम बोर्ड पे बना सकते हैं, लेकिन बेटा ये सिर्फ दिखाने के लिए, अब ये बाहर को निकल थोड़ी रहा है, ठीक है, इसको हम सिर्फ दर्शा सकते हैं, लेकिन ये असलियत में ऐसे थोड़ी ना दिख रहा है। प्लेन सरफेस पे क्या हम कर सकते हैं, समतल पे लंबाई दिखा सकते हैं, चौड़ाई दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऊंचाई हम, ठीक है ना, हाइट नहीं दिखा सकते या फिर बाहर को नहीं दिखा सकते, समझ लो। 2D मतलब दो डायमेंशन होगी, या तो चौड़ाई या ऊंचाई दिखा दो या फिर लंबाई या चौड़ाई दिखा दो, कुछ भी दिखा दो। समझ में आ गया बेटा? तो बहुभुज आपको अच्छे से समझ में आया नहीं आया? देखो, इसमें कितनी भुजा हो सकती है, मैंने टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनाई है, ठीक है, जो जो जैसे जैसे समझाना चाह रहा हूं मैं वैसे ही बना रहा हूं, ठीक है। तो फिर अगले चले, आगे टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा, अगला पॉइंट है कोण। क्या होता है, कोण, एंगल बोलते हैं जिसको। देखो, क्या, वह आकृति जो एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने पर बनती है। मैंने बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में लिखा। देखो बेटा, मान लो एक कोई बिंदु है, क्या है ये, बिंदु है, बहुत मोटा सा बिंदु बना दिया है मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर से एक, तो इधर सरल रेखा निकाल दी, ठीक है, किरण निकाल दी, और एक इधर किरण निकाल दी, ठीक है। तो क्या लिखा है, वह आकृति जो एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने पर बनती है, ठीक है। यह आकृति क्या होती है, कोण कहलाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया शीर्ष, ठीक है, ये क्या हो गया, शीर्ष। ये क्या हो गया, भुजा। ये क्या हो गया, भुजा, ठीक। और यहां पर जो बनेगा वो होगा कोण। क्या होगा बेटा, कोण। और कोण हमेशा डिग्री में निकलता है, ठीक है, डिग्री। जैसे मान लो x है, कोई भी डिग्री, मतलब 20 डिग्री, जैसे मान लो यहां पर 30 डिग्री है, ये मान लेते हैं, ये 30 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो जो अंत में क्या आएगा, ये ऐसा वाला गोल वाला बनेगा, डॉट नहीं बनेगा, गोल बनेगा ऐसे। तो ये क्या होगा, डिग्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, डिग्री, ठीक है। कोण हमेशा डिग्री में निकाला जाता है, ठीक है। कोण समझ में आ गया होगा,
ठीक है, कि किसी एक बिंदु से जब दो रेखा, ठीक है, या दो किरण निकलती हैं, ठीक है, दो सरल रेखा निकलती है, तो उसके जो बीच का, ठीक है, जो होता है हिस्सा वो होता है कोण। ठीक है, समझ में आ गया? चले आगे, चलो अभी कहां चले और बताता हूं। ठीक है, अब देखो बेटा, मान लो ये तो मैंने बता दिया, अब इसको मैं एक बार को रब कर देता हूं। ठीक है, मान लो एक कोण है ये, ठीक है, एक ये ले लिया, ये ले लिया, कोण ले लिया। अब मैंने लिखा ये ए बी सी। देखो बेटा, कभी भी यार कोण है, मैंने मान लिया था 30 डिग्री, ठीक है, तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। या तो मैं लिख दूंगा कि कोण बी बराबर कितना है 30 डिग्री, क्या कोण बी बराबर 30 डिग्री, या फिर दूसरी तरीके से लिख सकता हूं, ऐसा बनाऊंगा और बी लूंगा बीच में, क्या, और उससे पहले क्या है ए और बाद में क्या है सी, मतलब कोण ए बी सी, ये बराबर कितना है 30 डिग्री। ठीक है, दोनों तरीके मैंने समझा दिए, समझ में आ गए? कोई दिक्कत? चलो अब चलते हैं आगे। ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं। चलो देखो बेटा, अभी इसमें एक चीज और रह गई है, वो बता देता हूं वो भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको बाद में दिक्कत हो। ठीक है, अब देखो, मान लो ये कोण है, ये क्या है, ये कोण है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अगर यहां पर मैं कोई बिंदु लगा दूं, क्या लगा दूं? बिंदु। देखो वैसे तो एक ये खुली आकृति है, ठीक है, बंद नहीं है, क्योंकि किसी भी बंद आकृति को बनाने के लिए कम से कम 3 रेखाएं चाहिए, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। ठीक, एक 2 रेखाएं, तो ये खुली आकृति। लेकिन जब ये अंदर है, ठीक है, यहां पर है, ये बाई कोण रेखा है, तो ये क्या होगा? ये आंतरिक बिंदु होगा। क्या होगा बेटा? ये इसको बोलते हैं आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु। ठीक है, मान लो ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये क्या होगा? आंतरिक बिंदु। लेकिन अगर कोई यहां पर बिंदु है, ठीक है, यहां पर बिंदु कहीं पर भी है, तो ये सब क्या हो गए? बाहरी बिंदु। समझ में आ गया? जो कोण के अंदर होगा वो आंतरिक बिंदु होगा, जो बाहर होगा वो बाह्य बिंदु होगा। ठीक है, लेकिन आपको कोण देख, सिर्फ इतना ही नहीं होता है ना, कोण तो ऐसा भी हो सकता है। अगर ये है तो ये आंतरिक बिंदु है और ये बाहरी बिंदु। ठीक है, समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर है? कोण है, उसके अंदर वाला आंतरिक बिंदु और बाहर वाला बाह्य बिंदु। देखो अगर ऐसे कोई आकृति होती तो हम बता ही सकते थे कि भाई यहाँ जितना भी है ये आंतरिक बिंदु हो गए बाहर। लेकिन ये क्या है? खुला हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ठीक है बेटा, चलो अब करते हैं। अब देखो बेटा, अगला पॉइंट है त्रिभुज। ठीक है, ट्राई एंगल, मतलब जिसमें 3 कोण हो, ट्राई एंगल, 3 कोण। देखो ये क्या है? मतलब कि यह 3 भुजाओं, ठीक है, 3 भुजाओं होनी चाहिए, 3 भुजाओं तथा 3 कोणों से, ठीक है, बनी बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। मतलब मान लो ये एक आकृति है जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी, ये देखो 3 भुजा हो गई। भुजा कौन कौन सी है भाई? ए बी, बी सी, ए सी, हो गया? ठीक है, ठीक है। शीर्ष कौन से हो गया बेटा? ए बी, ये कौन है ना, ठीक है, इनको शीर्ष बोलते हैं। तो ये कौन से हो गए? ए बी सी हो गए। अब 3 आता कोण। कोण जैसे मैंने पहले बताया, ऐसे लिख सकते हैं, या तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, या तो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं?
देखो जैसे ए है, ए बीच में लेंगे, बीच में ले लिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, बी ए सी, बी ए सी, तो ये पहला कोण हो गया, ठीक है, बी ए सी। तो ये कोण ए ही है, लेकिन इसको आगे और पीछे भी लगा दिया। दूसरा सी लेंगे, नहीं बी है ना, तो देखो इसमें क्या करेंगे, बी बीच में ले लेंगे यहां पर, तो यहां लिखेंगे ए बी सी, ठीक है बेटा। क्या लिखेंगे, ए बी सी। अगला कौन है, सी बीच में आएगा, तो यहां लिखेंगे ए सी बी, ठीक है, ए सी बी। अब देखो इसमें क्या है, ये कोण ए है, ये कोण बी है, बीच वाला हमेशा कोण होगा, ध्यान रखना। अगर कोण इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, तो बीच वाला कोण होगा, ठीक है, वरना ए बी सी कोण इस तरीके, दोनों ही तरीके सही हैं, कोई भी गलत नहीं, ठीक है। तो इसमें भुजा भी पता पड़ गया, शीर्ष भी पता पड़ गया, और ठीक है कोण भी पता पड़ गया। और देखो ये पता पड़ गया, और सबसे बड़ी बात देखो, ये एक बहुभुज है, मैं पहले भी बता चुका हूं, यह एक तो क्या है, बहुभुज भी है। बहुभुज क्यों, बहुभुज क्या होता है, देखो क्योंकि एक समतल सतह पर ही बनाया जा सकता है, ठीक है, भुजाओं से बना हुआ है और कोण भी है, ठीक है, और ये बंद आकृति भी, ठीक है बेटा। चलो अब आगे चले। चलो अब देखो बेटा, अगला अगला जो पॉइंट है वो है चतुर्भुज। क्या है, चतुर्भुज, एक मिनट, हाँ, अगला पॉइंट है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, देखो एक समतल बंद आकृति, देखो समतल मतलब जो प्लेन पे बनाई जा सकती है, ठीक है, कॉपी पे बनाई जा सकती है, बोर्ड पे बनाई जा सकती है, समतल बंद आकृति जो चार रेखा खंडों से घिरी होती है। देखो मैंने क्या बताया था, रेखा क्या होता है, रेखा को हम माप नहीं सकते, लेकिन इसमें चार रेखा खंड है, मतलब एक बंद आकृति हम बना देते हैं यहां पर, चार रेखा खंड, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकती है, चार, ठीक है, रेखा खंड हो, ठीक है, बाई चांस ये, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी हो, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखी हो, ये 6 सेंटीमीटर दे रखी हो, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, और ये, ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर दे रखी हो, या फिर 5 सेंटीमीटर दे रखी हो, ठीक है, कुछ भी मान के चल रहे हैं, कैसे भी है। अब अलग अलग है, लेकिन हमें यहां पर ये पता है कि हम इनको माप सकते हैं, इन रेखाखंडों को हम माप सकते हैं, इन भुजाओं को हम माप सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए, देखो 4 भुजा, तो देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ठीक है बेटा, क्या है, ए बी सी डी। अब देखो, तो पहले देखो भुजा, यहां पर हम भुजा लिख देते हैं। भुजा कौन कौन सी है, ए बी, बी सी, ठीक, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, डी ए, डी ए लिख दो या ए डी लिख दो, बात है। भुजा हो गया, उसका 4 कोण होने चाहिए, कोण वही है, ए कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। और उनको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं आपको पता ही है, ठीक है, ए बीच में लिखो, ए बीच में लिखो, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए, ठीक, बी ए डी भी लिख सकते हैं, और ए, ठीक है, डी ए बी लिख सकते हैं, कोण, ठीक है, ये भी कोण भी हो गए, 4 कोण भी हो गए, और 2 विकर्ण। विकर्ण होता बेटा डायगोनल, मतलब यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके ये, ठीक है, विपरीत जो कोण होते हैं उनको मिला देते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले यहां पर कोण देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, देखो इसमें आता है आसन कोण। क्या आता है बेटा, आसन। आसन कोण होते हैं, जैसे आपके पड़ोसी होते हैं ना,
तो बिल्कुल जो मिले हुए होते हैं वो होते हैं पड़ोसी आसन्न कोण। जैसे कोण ए और कोण डी, ये आसन्न कोण है। क्या है ये? आसन्न कोण है, ठीक है। और कोण ए और कोण बी भी आसन्न कोण है, ठीक है, पास में ना, ये आसन्न कोण है। लेकिन विपरीत कोण कौन से हो गए बेटा? फिर विपरीत कोण हो गए कोण ए और कोण सी, ये विपरीत हो गए, ठीक है। कोण बी, कोण डी, ठीक है बेटा, कोण बी और कोण डी, ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको नोट कर लो, आगे समझा रहा हूं। कर लिया? पॉज करो, ठीक है, और लिख लो इसको। मैं इसको मिटा दूं। अब देखो, विपरीत कोण हो गया, ठीक है, आसन्न कोण हो गया, ठीक है, विपरीत कोण हो गया, और आसन्न भुजा भी होती है बेटा। आसन्न भुजा क्या हो गया? ए बी और ए डी, आसन्न भुजा हो गया ए बी और बी सी। भाई देखो, जो ए बी है और ए डी है, ये पड़ोसी तो है, भुजा ये पड़ोसी तो है, मिल रही है आपस में, ये वाली और ये वाली मिल रही है, ठीक है। जो आपस में मिल रही हो वे आसन्न भुजा होंगी। और ऐसे कोण भी होते हैं, ये वाला कोण इसके पास ही तो है, तो ये आसन्न कोण। लेकिन जो विपरीत होगा, विपरीत भुजा, ठीक है, विपरीत भुजा, ये कौन कौन सी होगी? अब यहां पर ए बी के विपरीत कौन सी होगी? ये वाली सी डी, ठीक है। और इधर कौन सी होगी? ए डी बी सी। ये क्या हो गई? ये विपरीत भुजा हो गई, ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अब देखो, ये हो गया, 4 शीर्ष हो गए, वो भी पता पड़ गया। डायगोनल कौन कौन से हो गए? विकर्ण कौन कौन से हो गए? विकर्ण कौन कौन से हो गए इसमें? ए सी, ठीक है, और बी डी, ठीक है, बी डी, ये दोनों विकर्ण हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है, चतुर्भुज के अंदर होती हैं। और एक चीज और होती है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ठीक है, इसके चारों कोणों का योग, मतलब जितने भी इसके कोण दिए गए होंगे, ठीक है, एंगल दिए गए होंगे, अगर आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा? योग 360 आएगा। कितना आएगा बेटा? 360 आएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, ये है लास्ट, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है, ये है वृत्त, ठीक है। देखो, वृत्त क्या होता है कि किसी एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मान लो एक ये निश्चित पॉइंट ले लिया, कोई बिंदु ले लिया, ठीक है, और इससे समान दूरी पर मैंने यहां पर बिंदु 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 बिंदु, मान लो कि बिंदु पथ है, ठीक है, मतलब बहुत सारी बिंदु हैं। अगर मैं इनको, जैसे आपने अखबार में देखा होगा, कुछ बना हुआ आता है कि इसको बिंदु से बिंदु मिला वाला, ठीक, अरे मिला नहीं, इन सबको मैं मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक वृत्त। तो इसी को वृत्त कहते हैं और वही लिखा गया है। समझ में आ गया? समझ आ गया ना? अब देखो, इसको और अच्छे से समझा देते हैं।
देखो चलो ये तो पता पड़ गया कि हमें ये व्रत होता है। अब चीजें समझ लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा यहां पर मैं चीज लिख रहा हूं और यहां पर देखो पहला आता है केंद्र। ठीक है, पहला क्या आता है केंद्र। ठीक है, देखो बेटा अगर कोई यहां पर कोई एक व्रत है, क्या है ये व्रत है, तो जहां से समान दूरी लेके, ठीक है, जहां से समान दूरी लेके हमने ये, ठीक है, व्रत बनाया है, इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं ये? केंद्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? केंद्र बोलते हैं। दूसरा बेटा केंद्र के बाद अब आ गया त्रिज्या। क्या आएगा? त्रिज्या। ठीक है, देखो बेटा ये एक व्रत है, ठीक है, जो चारों तरफ इसकी जो लाइन, ठीक है, ये बनी हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, तो इस केंद्र से, क्या बोल रहा हूं मैं, जो बीच में केंद्र है, इससे इस परिधि जो ये चल रही, ठीक है, चारों तरफ, इसको अगर मिला देते हैं तो ये होती है त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं बेटा? त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है बेटा। अब तीसरा त्रिज्या हो गया है, ठीक है, त्रिज्या के बाद आएगा व्यास। ठीक है बेटा, क्या कह रहा हूं, त्रिज्या के बाद आएगा व्यास। थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। व्यास, तो व्यास क्या है बेटा? मान लो कि ये व्रत है। क्या है ये? व्रत है। ये केंद्र है, ठीक है, तो केंद्र से होते हुए, मतलब इससे होते हुए मैं परिधि से अगर परिधि को मिला दूं, क्या मैं परिधि से परिधि को मिला दूं, दोबारा बनाता हूं। ये केंद्र, मैं पहले बना देता हूं, एक ये लाइन है, ये केंद्र है और परिधि से परिधि को मिला दूं, ठीक है। तो देखो ये परिधि से, जब परिधि से केंद्र से परिधि मिलाया तो ये था, मान लो आर, ये क्या है? ये आर, तो ये दुगना होगा, आर ये भी होगा और इधर से इधर, क्योंकि बराबर बराबर दूरी पे है, और ये कितना हो गया? 2 आर। तो व्यास कितना हो गया? अगर ये आर है तो ये हो गया 2 आर, मतलब दुगना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये क्या हो गया? अब यहां लिख देंगे 2 आर, और ये क्या हो गया? व्यास। क्या हो गया बेटा? ये हो गया व्यास। अब देखो व्यास हो गया। अब इससे आगे आता है जीवा, चौथा आता है जीवा। मतलब मान लो ये एक व्रत है, ठीक है। अब मैं ये और ये केंद्र, मैं केंद्र से ना होते हुए या केंद्र से होते हुए भी देखो परिधि से परिधि को मिला देता हूं, ठीक है। देखो ये वाली जो हिस्सा है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? परिधि, ठीक है। तो परिधि से परिधि को जब मिलाते हैं तो इस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं जीवा। देखो, और जीवा ये भी हो सकती है, ठीक है, इधर भी हो सकती है, इधर, जो केंद्र से होगी जीवा, ठीक है, ये भी एक जीवा है, और ये सबसे बड़ी जीवा है जो केंद्र से होते हुए जाती है। देखो भाई, अगर हम देखेंगे तो यहां छोटी बनेगी, फिर बड़ी बनेगी, फिर बड़ी बनेगी, फिर बड़ी, जो केंद्र से होती हुई जाती है वो सबसे बड़ी होती है, जीवा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। अगला, ठीक है, अब आता है जीवा से अगला है चाप, ठीक है। अब क्या आ गया बेटा? चाप। अब चाप क्या है? यहां पर देखो, ये क्या है? व्रत है। अब यहां पर केंद्र है,
मान लो जब ये व्रत हमने बनाया था तो यहां से अगर मैं यहां का हिस्सा ले लूं, क्या यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट, तो यहां से यहां तक की जो ये दूरी है, ठीक है, ये जो ये हिस्सा है इसको बोलेंगे चाप। क्या बोलेंगे? चाप। ये वाला नहीं, समझ रहे हो ना, ये ऐसे वाला नहीं है, हाँ ये सिंपल वाला है, ठीक है। इसको, इस वाले हिस्से को बोलेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं? देखो बेटा, इस वाले हिस्से को बोलेंगे चाप, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या हो गया? चाप कहलाया, ठीक है। अब उसके बाद आता है, छठा आता है वृत्तखंड। क्या आता है बेटा जी? वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? मान लो, ठीक है, ये एक वृत्त है, क्या ये वृत्त है। अब वृत्त में ये तो हो गया केंद्र, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको परिधि से परिधि को मिला देते हैं, तो ये तो हो गया परिधि, ये तो हो गया परिधि, और ये हो गया जीवा, ठीक है। अब इसके जो बीच में ये जो हिस्सा है, ये जो बना है, ठीक है, ये है वृत्तखंड। क्या हो गया ये? वृत्तखंड। मतलब भाई ये पूरे वृत्त का एक हिस्सा ही तो है। तो जब भी आपसे ये इस तरीके से पूछा जाएगा तो ये क्या है? देखो, ये जीवा है और ये परिधि है, इसके बीच में जो हिस्सा है इसको बोलते हैं वृत्तखंड। ये बड़ा वृत्तखंड, ये छोटा वृत्तखंड, ठीक है। ऊपर वाला जो है ये बड़ा वृत्तखंड है और ये छोटा वृत्तखंड है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब देखो, उसके बाद अगला त्रिज्याखंड। त्रिज्या, अब त्रिज्याखंड क्या है? मान लो ये एक व्रत है, क्या है ये? व्रत है। व्रत में ये केंद्र है बेटा। अब इसकी दो त्रिज्या ले लो, क्या? दो त्रिज्या ले लो, दो त्रिज्या ले ली। अब जब दो त्रिज्या के बीच में, और ये चाप है, दो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और ये चाप है बीच की, ठीक है। अब ये बना हिस्सा ये वाला, एक ये और जो ये वाला हिस्सा है ये है त्रिज्याखंड। इसको बोलते हैं क्या है? त्रिज्याखंड। ठीक है। अगर यहां पर नहीं समझ में आ रहा है, यहां पर नहीं लिखा हुआ, तो यहां पर लिख देता हूं। तो ये है, ये वाला हिस्सा कौन सा है? त्रिज्याखंड। इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। तो हमने क्या क्या देखा? केंद्र, ठीक है। व्रत में क्या क्या देखा? केंद्र देखा हमने, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होती है किस केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी, ठीक है। मतलब इतनी ही चाप, इतनी दूरी लेकर ही हम ये पूरा व्रत बनाते हैं, ठीक है। व्यास होता है इसका दुगना। अगर इसको बीचों बीच काट दें, जैसे बॉल को अगर बीचों में काट दे, ठीक है, तो उसके बीच की जो दूरी है ये है, क्या है ये? व्यास, ठीक है। जीवा क्या होता है? नीचे वाली एक, ठीक है, जब परिधि से परिधि को मिला देते हैं, ठीक है। मतलब ये जितने भी हैं, यहां पर यहां पर यहां पर, ये सारी क्या हो गई है? ये सारी क्या? ये जीवा जीवा, ठीक है। लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए इसको मिटा देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये केंद्रीय है, ठीक है। अब देखो, उसके बाद आता है चाप। जब भी अगर हम कोई व्रत बनाते हैं, ठीक है, उसका ये वाला हिस्सा जो है ये चाप कहलाता है। उसके बाद व्रतखंड, ठीक है। व्रत में क्या करते हैं? एक जब जीवा ले ली और बीच में देखो ये चारों तरफ क्या है? परिधि बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? परिधि, ठीक है। तो इस वाले हिस्से को बोलते हैं व्रतखंड। क्या बोलते हैं? व्रतखंड। इसको
अंग्रेजी में बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। और त्रिज्या खंड, देखो ये त्रिज्या होती है ना, तो दो त्रिज्या और परिधि के बीच में जो भी हिस्सा होता है इसको बोलते हैं, जैसे तरबूज देखा, तरबूज को हम ऐसे काटते हैं, ठीक है, तो ये क्या त्रिज्या खंड हो गया। ठीक है बेटा, तो यहीं पर ये जो अभ्यास है, अभ्यास नंबर 4, ठीक है, इसका परिचय खत्म हो गया है। अब हम इसकी प्रश्नावलियों को करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज बताना, ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है बेटा, चलो ख्याल रखो अपना।